जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से रूट टू फिजिकल एजुकेशन के एमसीक्यू चैलेंज सीरीज में। और आज है पार्ट 12 और हम सभी साथ में इस सीरीज के अंदर 1500 प्लस एमसीक्यूज को टारगेट कर रहे हैं, जो कि हमारे फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो हमारे नेशनल लेवल के हों चाहे वो हमारे स्टेट लेवल के हों, और वो सीयूईटी से लेके नेट के लेवल तक के लिए आपके लिए यहाँ पर प्रिपरेशन करवाई जा रही है। हर लेवल के यहाँ पर क्वेश्चन हैं। अगर वो हार्ड है तो आपको उसका बेसिक भी क्लियर करवा रहे हैं, अगर बेसिक है तो उसको डिटेल तक लेके जा रहे हैं। तो ठीक है, आप साथ बने रहिए। और इस सीरीज के अंदर आपके 11 पार्ट्स हो चुके हैं, 11 क्लासेस हो चुकी हैं और प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, आप देख सकते हैं एमसीक्यू चैलेंज सीरीज के नाम से। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं, चलते हैं आगे। और अपने साथियों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि सभी इस सीरीज का लुत्फ उठा सकें, देख सकें, पढ़ सकें। ठीक है, चलिए। तो जैसे कि लास्ट पार्ट में मैंने आपसे कहा था कि इसका आंसर बताइएगा, वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं, उसको सोल्व करते हैं। क्या पूछ रहे, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन रिसर्च। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अनुसंधान दैट इज रिसर्च के चरणों का सही क्रम है। बेसिकली हमें रिसर्च के स्टेप्स बताने हैं, जो हम रिसर्च करते हैं, जो स्कॉलर्स होते हैं वो रिसर्च करते हैं, कि कुछ स्टेप्स होते हैं, तो उसका करेक्ट सीक्वेंस बताना है आपको क्या होगा। So the correct answer will be B, that is identifying problem, then reviewing the literature, formulating hypothesis, data collection, analysis, and then at the last conclusion. चलिए अब समझते हैं हम इसको क्या है। तो देखिए हमारा रिसर्च का प्रोसेस है, जिसके अंदर की सबसे पहले हमारा क्या होता है, हम आइडेंटिफाई करते हैं रिसर्च की प्रॉब्लम को। क्या होता है सबसे पहला स्टेप, हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या समस्या है, किसके ऊपर हमको रिसर्च करनी चाहिए। डिफाइन द इशू ऑफ इशू और क्वेश्चन यू वांट टू एड्रेस। अब भाई आपको कोई प्रॉब्लम है, मतलब कहीं आपको कमी दिखी, या फिर आपको मतलब ऐसा लगता है कि यहाँ पे इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, कहीं पे गैप है, रिसर्च गैप बोलते हैं हम उसको, तभी आप आइडेंटिफाई करेंगे ना कि हाँ हाँ भाई मेरे को इसके ऊपर रिसर्च करनी है। जब तक आपको यही नहीं पता कि भैया आप करना किसके ऊपर चाहते हैं रिसर्च, तो कैसे होगा, डायरेक्शन लेस हो जाएगी वो चीज़ तो आपकी, है ना। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि किस चीज़ को आप सॉल्व करना चाहते हो। अगर प्रॉब्लम ही आपकी क्लियर नहीं होगी भाई किस चीज़ के ऊपर करना चाह रहे हो, तो आपका उसका कोई मतलब नहीं है, फिर रिसर्च आगे बढ़ेगी नहीं। तो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है ये। देन आता है हमारे पास सेकंड, दैट इज कंडक्ट अ लिटरेचर रिव्यू। अब लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, हमने यहाँ पर प्रॉब्लम डिसाइड करने के बाद अगला स्टेप होता है हमारा रिव्यू करने का। इसमें क्या करता है रिसर्चर, पिछले जो रिसर्च पेपर हुए, जो बुक्स हैं या फिर जो स्टडीज पढ़ी, उसको देखता है, जिससे उसको ये पता चले कि इस टॉपिक पर पहले क्या क्या काम हो चुका है और अभी क्या गैप बाकी है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, आप यहाँ पर रिसर्च गैप बोला जाता है। हम रिसर्च गैप ढूंढते हैं, जो रिसर्चर होता है वो रिसर्च गैप को आइडेंटिफाई करता है। और अगर यहाँ पे आपको कहीं टॉपिक दिख जाए रिसर्च प्रॉब्लम की जगह, तो वो भी करेक्ट होगा, रिसर्च टॉपिक यहाँ पर रिसर्च गैप होता है। तो उसको आइडेंटिफाई, उसको कंप्लीट करने के लिए हम रिव्यू लिटरेचर करते हैं, ताकि हमें ये पता लगे कि आगे हमें किस चीज़ के ऊपर रिसर्च करनी चाहिए। ये स्टेप बेसिकली हमारे रिसर्च के लिए बैकग्राउंड और बेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आता है दैट इज फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस और रिसर्च क्वेश्चन। अब देखिए हाइपोथेसिस मैंने आपको पहले भी समझाया था पहले पार्ट में, कि हाइपोथेसिस क्या होता है, अच्छे से डिटेल में समझाया, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। मैं एक बार फिर भी आपको बता देता हूँ। जो आपकी हाइपोथेसिस है, मेनली एक क्या तो एजम्पशन होता है, एक अंदाज़ा लगाते हैं हम, या फिर हम उसको बोल सकते हैं एक टेंटेटिव आंसर बोलते हैं। इट्स ए टेंटेटिव आंसर। तो बेसिकली एक तरीके का टेंटेटिव आंसर होता है। अब समझो, मान लो आपको रिसर्च करनी है, फॉर एन एग्जांपल आपको रिसर्च करनी है कि इफेक्ट ऑफ मसल्स, सॉरी इफेक्ट ऑफ प्रोटीन ऑन मसल, मैं मसल्स ऑन प्रोटीन लिख देता अभी, इफेक्ट ऑफ प्रोटीन ऑन मसल्स। तो आपने एक हाइपोथेसिस बनाई कि भाई जो प्रोटीन का इफेक्ट है मसल्स के ऊपर, वो क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, उससे क्या हो रहा है, स्ट्रेंथ बढ़ रही है, या आपने एक एजम्पशन लगाई। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, हम इसको आगे प्रूव करने की कोशिश करते हैं, या एट द एंड कंक्लूजन निकालते हैं। तो हम ये देखते हैं कि स्ट्रेंथ हमारी बढ़ी है घटी है, जो हमारी हाइपोथेसिस है वो प्रूव हो पाई है या फिर नहीं हो पाई है। तो ये हमारा फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस के अंदर आता है। ऐसा हो सकता है कि वो रिजल्ट आपका प्रूव हो भी जाए, शायद वो आपका रिजल्ट आ भी सकता है या फिर
ना भी आए, ठीक है। तो इसी चीज को हम हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करते हैं आगे जाके। नेक्स्ट आता है हमारा, दैट इज रिसर्च मेथडोलॉजी। हम फिर रिसर्च मेथडोलॉजी को सिलेक्ट करते हैं कि हमें कौन सा मेथड यूज करना है। क्या हमारे सैंपल्स होंगे, सैंपल्स मतलब कितने सब्जेक्ट्स लेंगे, कहाँ के सब्जेक्ट्स होंगे, कौन से एथलीट्स होंगे, नेशनल लेवल के होंगे, इंटरनेशनल लेवल के होंगे, आप बच्चों पे कर रहे हो, बूढ़ों पे कर रहे हो, किन के ऊपर कर रहे हो, जिनके ऊपर भी कर रहे हो, वो सब हमारी रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर आती है। कौन सा आप स्टेप, कौन से मेथड, जैसे आप किसी क्वेश्चन का यूज करने वाले हो तो वो भी आप इसी के अंदर बताते हो सब चीजें, किसी क्वेश्चन का या फिर किसी भी मेथड का, या फिर आप एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज करना चाहते हो, या फिर कंपैरेटिव स्टडी करना चाहते हो, ये सब आप रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर देखते हैं। ठीक है, ये चीज हो गई। फिर इससे अगला आता है हमारा कलेक्ट डाटा, या फिर हम बोले तो डाटा कलेक्शन। इसके अंदर हम क्या करते हैं, वी गैदर इन्फॉर्मेशन थ्रू सर्वेज, इंटरव्यूज और एक्सपेरिमेंट। अब इसमें क्या होगा, अब रिसर्च के नेचर के अकॉर्डिंग क्या होता है, डाटा अलग अलग मेथड से कलेक्ट किया जाता है। वो काफी मेथड्स हो सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, सर्वे भी ले सकते हैं आप, इंटरव्यू भी ले सकते हैं, ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं। उस तरीके से, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था आपका, प्रोटीन का इफेक्ट किसके ऊपर, मसल्स के ऊपर। अब अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं हमारे। क्या तो एक हो सकता है, हम सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं बच्चों को। कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमने प्रोटीन दिया, मान लो पर डे हमने एक, जो भी हमारा सैंपल है, जो भी हमारा ग्रुप है जिसके ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, उस पे उसको हमने क्या करा, डेली प्रोटीन दे रहे हैं। हमने ऑब्जर्व कर रहे हैं बस उसको कि भाई हाँ भाई क्या इफेक्ट इनके ऊपर पड़ रहा है। ठीक है, फिर कुछ चीज आती है सर्वे। और बस एक मैं एग्जांपल के हिसाब से बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आपका एग्जैक्ट इसी तरीके से चलता है। ठीक है, अब जैसे सर्वे लेने का मतलब क्या है, आप उनसे पूछोगे बच्चों से कि भाई आपने प्रोटीन लिया तो आपको कैसा लग रहा है, इसके बाद आपके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्या आपको पॉजिटिव लग रहा है, क्या लग रहा है, आपका कुछ परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है, या फिर कुछ आपके इंजरीज के केस आ रहे हैं। ये सब चीजें हम पूछते हैं, तो ये हम डाटा कलेक्शन करता है। डाटा कलेक्शन के अंदर हमारा क्या आता है, जो हमने यहाँ पर जो भी हम रिसर्च मेथड यूज करेंगे, मान लो कि हमने डाटा कलेक्ट किया, इसी का ही ले लो आप। इसका हमने डाटा कलेक्ट करा कि हमारे 5, जो हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था 10 बच्चों का, उसमें से 7 बच्चों का इम्प्रूवमेंट हुआ है, 3 का नहीं हुआ है। और उनकी कुछ यूनिट्स होंगी कि भाई इसका 5 ग्राम बढ़ा, इसका 6 ग्राम बढ़ा, जो मसल का वेट है, स्ट्रेंथ है, कुछ भी। तो हमारा डाटा कलेक्शन है, जो भी हमारा डाटा न्यूमेरिकल जो भी कलेक्ट होता है, वो हमारा कलेक्शन ऑफ डाटा के अंदर आता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा एनालाइज डाटा। अब एनालिसिस करेंगे, कुछ हमारे टूल्स होंगे, कुछ एनालिसिस। अब कई मेथड्स होते हैं हमारे, जो जैसे कि हमारा एसपीएसएस से करते हैं, एक टूल है, ये भी सॉफ्टवेयर टूल है, स्टैटिस्टिकल टूल। वो बहुत सारे मेथड्स होते हैं, आप एक्सेल के थ्रू भी कर सकते हो। अब हमारे पास वो डाटा आता है, उसको फिर हम एनालिसिस करते हैं। अब रिसर्च एंड स्टैट्स के अंदर क्या होता है, एक अलग तरीके से उसका एनालिसिस किया जाता है। ऐसा नहीं है कि बस आप यूं ही चेक कर ले कि हाँ आज का ऐसे इंप्रूव हो रहा है तो हाँ भाई ठीक है हमारा पॉजिटिव रिजल्ट। एक प्रॉपर तरीके से निकलता है कि भाई आपका कितना मीन मीन डिफरेंस होता है, बहुत सारी चीज़ होती है, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वो हमारा एनालाइज डाटा के अंदर आता है, हम उसको एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस के बाद फिर हमारा लास्ट आता है, फिर हमारा कंक्लूजन निकालते हैं हम कि भाई हमारा क्या कंक्लूजन निकल के आया, जितना भी हमने एनालिसिस किया, जितनी भी हमारी वैल्यूज आई, कैसे क्या हुआ, हमने क्या क्या मेथड यूज़ करे, हमारा पॉजिटिव निकला, नेगेटिव निकला, कितना पॉजिटिव निकला, जो हमारे नॉर्मल पीपल है, जो हमारे प्रोटीन नहीं लेते हैं और जो लेते हैं उनके बीच में क्या डिफरेंस है। ये सब हम कंक्लूजन के अंदर देखते हैं, हम समराइज करते हैं हमारी क्या फाइंडिंग्स निकली है, और इनको फिर रिलेट करते हैं बैक टू योर रिसर्च क्वेश्चन, जो हम रिसर्च करना चाहते थे उससे फिर हम रिलेट करते हैं कि हाँ हमारा कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आया है कि नेगेटिव, जो हमने हाइपोथेसिस एज्यूम करी थी, क्या हमारी वो प्रूफ हुई है या नहीं। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ हो तो, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बस आप इन स्टेप्स को पढ़ लीजिए, आप पढ़ेंगे तो भी आपको क्लियर हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये होता है, और टीजीटी पीजीटी के लिए इतना आपके लिए काफ़ी है, इनफ है। और नेट वालों को पता ही होगा वैसे भी कितना डीप इसके अंदर जाने की ज़रूरत है। यहाँ पे अभी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, तो मेरे को जितना लगा तो इतना इनफ है, और हम इसको जब थ्योरेटिकल पढ़ेंगे तो डिटेल में जाएंगे। चलिए आगे। नेक्स्ट है, रमन्स हाइट इज 1.65 मीटर एंड वेट इज 60 केजी। व्हाट विल बी हिज बॉडी मास इंडेक्स, बीएमआई उसका क्या होगा। रमन की लंबाई जो है, हाइट है कितनी 1.65 मीटर, वजन कितना है 60 किलोग्राम, तो उसका बॉडी मास इंडेक्स दैट इज बीएमआई कितना होगा।
एक और चीज़, बीएमआई को क्या बोलते हैं, एक और नाम से जाना जाता है, वो है हमारा क्वेटलेट इंडेक्स। क्वेटलेट इंडेक्स क्यों बोला जाता है, हमें ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि एक पर्सन है जिनका नाम क्या था, एडोल्फे क्वेटलेट, इन्हीं के नाम पर है हमारा बीएमआई का इंडेक्स, जो क्वेटलेट इंडेक्स है इसका नाम पड़ा था। क्यों? यही हमारे इन्वेंटर है बीएमआई के। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है अगर नहीं पता था अब तक तो। एडोल्फो क्वेटलेट ये हमारे बीएमआई के इन्वेंटर है, जिसको कि क्वेटलेट इंडेक्स के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो होगा बी। अब देखिए, बीएमआई का फॉर्मूला होता है, वो पता होना चाहिए, दैट इज वेट इन किलोग्राम अपॉन में दैट इज डिवाइड ऑफ हाइट इन मीटर स्क्वायर। यहाँ पर आपको सिंपल मीटर में दी हुई है हाइट, फिर भी पेपर के अंदर सेंटीमीटर में दी होती है ज़्यादातर, तो आप उसको पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे, वो आपको आना चाहिए, फिर उसके बाद आप उसको सोल्व कर लेंगे। यहाँ पर वैल्यू सीधी पुट कर लेंगे। वेट कितना दे रखा है हमारे पास, 60, अपॉन में हाइट कितनी है 1.65 मीटर, उसको हम स्क्वायर कर देंगे, फिर उसको सोल्व कर लेंगे। और आई होप इतनी मैथ सभी को आती होगी, तो वो आप आगे सोल्व कर सकते हो और आनी भी चाहिए। चलिए आगे, नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ राइट कॉम्बिनेशन। इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, गलत कॉम्बिनेशन है। प्लीज नोट को ध्यान से पढ़िए। पेपर में क्या होता है, हम जल्दी जल्दी में चलते हैं क्योंकि टाइम होता नहीं है, नोट को पढ़ते नहीं है, और पहला देखा मान लो सही दिखा, टाइम बचाने के चक्कर में पहले लगाया और चलो जी आगे, है ना, ये कर देते हैं। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी, दैट इज डिप्रेशन। चलिए देखते हैं सभी, सबसे पहला है ए। ए क्या कह रहा है, हाइपर एक्सटेंशन द एंगल बियॉन्ड 180 डिग्री, बिल्कुल सही है। डिप्रेशन द शोल्डर्स मूव अपवर्ड, नहीं, डाउनवर्ड होता है तो हमारा डिप्रेशन होता है। इवर्सन, सोल ऑफ द फुट टर्न आउटसाइड, बिल्कुल सही है। रिट्रैक्शन क्या होता है, जब हम बैकवर्ड लेते हैं पीछे, प्रोट्रैक्शन आगे। एक बार देख लीजिए, इसको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहला है हाइपर एक्सटेंशन, यहाँ पर हमको देखना है हाइपर एक्सटेंशन। इसके लिए पहले हमको एक्सटेंशन पता होना चाहिए, तो फ्लेक्शन भी देख लेते हैं हम। देखिए फ्लेक्शन क्या होता है, जब भी हमारे जॉइंट का एंगल कम होता है, छोटा होता है। ये देखिए एंगल, जब जैसे ये हमारा हाथ था नॉर्मल, जब भी आप ऐसे जा रहे हो तो आप अपना मूव कर रहे हो, तो आपके जो जॉइंट का एंगल है वो कम हो रहा है ना, तो इसको हम फ्लेक्शन कहते हैं। फिर आता है आपका एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में क्या होता है, जब हमारा एंगल डिक्रीज होता है या फिर बॉडी पार्ट थोड़ा सा अवे जाता है, तो ये हमारा क्या होगा, एक्सटेंशन। अब इसका जो एंगल है ये 180 डिग्री का होता है, जैसे कि आप देख भी रहे होंगे, कितना है 180 डिग्री। अब यहाँ पे क्या बोला, हाइपर एक्सटेंशन, क्वेश्चन में क्या था 180 डिग्री के बियॉन्ड, मतलब उससे ज्यादा। अब ये सीधा है, यहाँ से एंगल ले थोड़ा सा और ये ऐसे चला जाता है, हाथ को जब हम थोड़ा सा और सीधा करने की कोशिश करते हैं, वो हमारा हाइपर एक्सटेंशन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास एलिवेशन। एलिवेशन मतलब ऊपर, एलिवेट करते हैं ना, ऊपर होना। डिप्रेशन, नीचे, डिप्रेशन में चले जाते हैं भाई, टेंशन हो जाती है तो हमारा मोरल डाउन हो जाता है, तो वहां से याद कर सकते हैं, हमारा शोल्डर का मूवमेंट डाउन हो जाता है। जो का भी करते हैं हम, जो का भी आ जाता है पेपर में, अगर जो का मूवमेंट अप डाउन हो रहा है तो वो भी हमारा एलिवेशन और डिप्रेशन होता है। फिर आता है हमारा इवर्जन और इन्वर्जन। इन मतलब अंदर, इससे याद रख सकते हैं इन, अंदर। तो जब हमारा सोल जो है, जो हमारा तलवा होता है पैर का, तलवे बोलते हैं हम हिंदी में, तो जब वो अंदर की तरफ फेस करता है, उसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ होती है, तो हम उसको इन्वर्जन बोलते हैं। आपको एनाटॉमिकल पोजीशन पता होनी चाहिए, एनाटॉमिकल पोजीशन, तो उसके अकॉर्डिंग ये होता है। और जब हम आउटवर्ड उसका डायरेक्शन होती है तो उसको हम इवर्जन बोलते हैं। ठीक है, लास्ट वन है दैट इज रिट्रैक्शन और प्रोट्रैक्शन। रिट्रैक्शन का मतलब होता है पीछे, जब हम बैकवर्ड की तरफ करते हैं, शोल्डर हो गया या जो हो गया, दोनों का पूछता है। प्रोट्रैक्शन मतलब आगे। याद कैसे रख सकते हैं, मान लो यहाँ पर प्रो, बोल देते हैं ना भाई तू तो प्रो है ना, प्रो है भाई तू तो बहुत आगे जाएगा, तो भैया आगे ही जा रहा है। फिर है री, नहीं तेरे तो री आ गई, तू तो रह गया पीछे, तो ये पीछे रह गया, तो हम कंधे को पीछे लेके जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे, नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ बुक एटलस ऑफ मैन। एटलस ऑफ मैन जो पुस्तक है उसका लेखक कौन है, ये बताना है आपको। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए, दैट इज W.H. शेल्डन। ये जो है हमारे एटलस ऑफ मैन के ऑथर है। वेट अ मिनट, यस, तो यहाँ पर जो एटलस ऑफ मैन है, इनके ऑथर कौन है, W.H. शेल्डन। अब आपने तीन टर्म सुनी होंगी सभी ने,
दैट इज एंडोमॉर्फ, मीजोमॉर्फ एंड द लास्ट वन इज एक्टोमॉर्फ। ये सभी ने सुना होगा। ये किसने दी थी? ये कुछ हमारे बॉडी टाइप्स हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ, इसका कुछ रिलेशन है तभी। और इन्हीं को हम सोमेटोटाइप भी बोलते हैं। ये हमारे दिए किसने थे? ये हमारे डब्ल्यू एच शेल्डन ने दिए थे, और ये उन्होंने इस बुक के अंदर मेंशन किया था, इसके बारे में मेंशन किया था, या फिर इस बुक के अंदर ही उन्होंने इसके बारे में बताया था। इसके बारे में, ये जो हमारे बॉडी टाइप्स होते हैं जिनको हम सोमेटोटाइप भी बोलते हैं। ठीक है, इनका पूरा नाम भी हमको पता होना चाहिए। वो क्या है? विलियम हर्बर्ट शेल्डन। ठीक है, ये इनका पूरा नाम है। इन्होंने इसके अंदर दिया था, जो कि हमारी 1954 के अंदर इन्होंने ये दिया था। उन्होंने मेनली जो फोटोग्राफिक के थ्रू मेल की कुछ फोटोज खींची थी, और उनके थ्रू उनका बॉडी टाइप बताया था कि भाई, सीधा बताया कि ये एंडोमॉर्फ है अगर वो फैटी है, अगर वो एथलेटिक टाइप है तो मीजोमॉर्फ है, या फिर वो एक्टोमॉर्फ है अगर वह थिन या टोल है। वेचमर ने क्या दिए थे? इन्होंने भी हमारे कुछ बॉडी टाइप्स दिए थे, वो भी हमको पता होने चाहिए। कौन कौन से दिए थे? वो दिए थे हमारे 4 टाइप के: एस्थेनिक, एथलेटिक, आई होप दिख रहा होगा सभी को, रेड कलर, पिकनिक, और एक और है, कई बार डिस्प्लास्टिक भी आ जाता है, मिक्स जो रहता है। ठीक है, हिपोक्रेट्स ने भी हमारे दिए थे। इन्होंने बेसिकली ह्यूमरल टाइप में दिए थे, ह्यूमर के टाइप, ह्यूमर के बेसिस पे। कौन कौन से थे वो हमारे ह्यूमर? एक था हमारा ब्लड, अनदर वन इज प्लेज्म, एक है येलो बाइल। अगर दिख नहीं रहा है तो मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा आप स्लो करके सुन सकते हैं, फिर लिख लेना। एंड द लास्ट वन इज ब्लैक बाइल। ठीक है, ये थे हमारे। फिर एक हेथ एंड कार्टर है। अब इनका नाम क्यों जरूरी है? हेल्थ नहीं है, ये हेथ एंड कार्टर ही है। कहीं सोच रहे हो ये हेल्थ लिख लो, गलत लिखा हो, नहीं, हेथ एंड कार्टर है। इन्होंने क्या किया, जो हमारा विलियम सेल्डन ने जो ये सोमेटोटाइप दिए, इन्होंने इसको मॉडिफाई कर दिया था, और इन्होंने कुछ और कैटेगरीज निकाल दी थी। इन्होंने क्या कहा सुनिए, इन्होंने कहा, अब देखिए, इन्होंने बताया था कि एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ 3 कैटेगरीज है। अब इन्होंने कहा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई पर्सन अगर मोटा है तो एंडो ही बोलेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि वो मेसोमॉर्फ भी हो थोड़ा, और एंडोमॉर्फ भी हो थोड़ा, बैलेंस्ड हो सकता है। तो उन्होंने कुछ उनके अंदर काफी सारी कैटेगरीज बताई, जो कि मिक्सअप भी हो सकते हैं। किसी के अंदर मान लो एंडोमॉर्फ की कम क्वालिटी हो, मेसोमॉर्फ की ज्यादा हो, क्योंकि हर एक के गेम के हिसाब से अलग अलग जरूरतें होती हैं। इसीलिए इन्होंने मॉडिफाई करा, जिसको कि क्वांटिटेटिव असेसमेंट कर दिया था उन्होंने सोमेटोटाइप्स का, क्वांटिटेटिव असेसमेंट किया था। ठीक है, तो ये चीजें थी कुछ जरूरी, जो हमें पता होनी चाहिए थी। आई होप कुछ चीजें आपके लिए नई होंगी और पता लगी होंगी। चलिए आगे। और ये आपके 3 हैं, एक्टो, मीजो, एंडो। मैंने आपको डिटेल में अच्छे से करवा दिए हैं पहले भी, क्वेश्चंस के थ्रू मैंने अच्छे से समझाए थे आपको, जितना डिटेल में जा सकता था। आप देख सकते हैं पीछे जाके। हमें एक चीज और पता होनी चाहिए, इनके अलग अलग नाम से आते हैं। अब इसको और किस नाम से जाना जाता है? हमारे जो एक्टोमॉर्फ है, इसको विसरोनी सॉरी इसको सेरेब्रोटोनिक के नाम से भी जानते हैं, सेरेब्रोटोनिक एक्टोमॉर्फ को। एंडोमॉर्फ को विसरोटोनिक। और जो मीजोमॉर्फ है, इसको जो हम सोमेटोटाइप जिस बेसिस पे बनाया था, उसी को बोलते हैं सोमेटोटोनिक के नाम से। इनके अदर नेम्स हैं, इस नाम से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ये आपके वो हैं, देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मुझे लगता नहीं कि अभी वापस से इसको समझाने की जरूरत है। अगर जरूरत है तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं, हमको समझ आ जाए। जो एंडोमॉर्फ हमारे फैटी टाइप के रहते हैं, मीजोमॉर्फ जो कि एथलेटिक टाइप के रहते हैं, एक्टो जो कि हमारे थिन और टोल रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट है, विच वन इज नॉट अ होस्ट कंट्री ऑफ फीफा 2026 फुटबॉल वर्ल्ड कप? फीफा 2026 फुटबॉल विश्व कप है, उसकी मेजबान कौन नहीं करेगा? नोट है यहाँ भी, ध्यान रखिए। पता लगा कि भाई 4 दे रखे हैं, एक ही होना है, तो नोट तो होगा नहीं। तो द करेक्ट आंसर विल बी कोलंबिया। कोलंबिया यहाँ पर होस्ट नहीं कर रहा है। ये 3 जो कंट्री हमारे, ये तीनों
एक ही वर्ल्ड कप को फीफा 2026 वर्ल्ड कप को होस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए क्योंकि करंट अफेयर से भी क्वेश्चन सब आते हैं। अब 2026 में हमारे कुछ और भी इवेंट्स होने हैं। अब समर ओलंपिक्स तो हमारे अभी 2024 में पेरिस के अंदर हो चुके हैं, तो विंटर ओलंपिक्स आएंगे अब हमारे, जो कि 2026 में होने हैं। तो ये हमारे कहाँ होंगे 2026 के? वो होंगे मिलान एंड कोर्टिना में, जो कि हमारा कहाँ पे है? इटली के अंदर। क्योंकि मिलान और कोर्टिना क्या हमारी सिटी हैं। कोई भी ओलंपिक्स होता है तो वो हमेशा सिटी के नाम पे होता है, ये चीज़ हमें। और जितने भी हमारे मल्टी स्पोर्टिंग गेम्स हैं, मल्टी स्पोर्ट इवेंट्स हैं, एशियन गेम्स हो गए, कॉमनवेल्थ गेम्स हो गए, ओलंपिक गेम्स हो गए, ये सभी हमारे सिटी के नाम से होते हैं। मतलब हमेशा सिटी होस्ट करता है किसी भी इवेंट को। और आपका 2026 में एक और होना है, जो कि है यूथ ओलंपिक गेम्स। यूथ ओलंपिक गेम्स आपके कहाँ पे होने हैं? वो हैं डकार में, दैट इज इन सेनेगल कंट्री। अब जो आपके पैरालंपिक गेम्स हैं, वो भी आपको पता होने चाहिए। हमेशा मान लो आपके जो भी 2024 के पेरिस में हुए थे, अगर आपसे आपके पेपर में पूछ ले कि पैरालंपिक गेम्स 2024 के कहाँ हुए थे, तो जहाँ पर आपके ओलंपिक गेम्स होते हैं, जो वेन्यू ओलंपिक गेम्स का है, वही सेम आपका पैरालंपिक्स का भी वेन्यू रहता है। जैसे ही आपके ओलंपिक्स खत्म होते हैं, उसके जस्ट बाद आपके पैरालंपिक गेम्स स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट है विच ब्रेन रीजन कंट्रोल्स प्रोप्रायोसेप्शन। मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रोप्रायोसेप्शन, जो कि शरीर की स्थिति व गति का बोध को नियंत्रित करता है। पेपर में तो वैसे आपको ये ब्रैकेट में देखने को मिलेगा नहीं, बट यहाँ पे दे दिया है ताकि आपको थोड़ा पता लग जाए, और मैं अभी समझाऊंगा आपको क्या होता है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सेरेबेलम एंड ब्रेन स्टेम, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, या फिर पैराथायरॉइड ग्लैंड। तो द करेक्ट आंसर विल बी ए, दैट इज द सेरेबेलम एंड ब्रेन स्टेम। देखिए प्रोप्रायोसेप्शन क्या होता है, आपको एक चीज और पता होनी चाहिए। एक हमारा सिक्स्थ सेंस भी होता है। हमारे फाइव सेंस, पांच हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के अंदर। एक सिक्स्थ सेंस भी होता है, जिसको कि मतलब जो प्रोप्रायोसेप्शन को ही बोला जाता है कई बार। कारण क्या है, आप सुनिए। अब प्रोप्रायोसेप्शन क्या होता है, एग्जाम्पल लीजिए। आप रात को सो रहे हो, मतलब सो रहे हो मतलब लेटे हो, आंख बंद है आपकी। अब आपको मान लो सिर में खुजली हो गई, बालों में, एग्जाम्पल ले लो, बालों में खुजली हो गई। तो वैसा तो है नहीं, आप पहले आँख खोलोगे, हाथ को देखोगे मेरा हाथ कहाँ है, फिर आपको हाथ को लेके आओगे और फिर ले जाओगे अपने सिर पे। ऐसा नहीं है, आपको पता होता है कि आपका हाथ कहाँ पर है, साइड में रखा हुआ है। आपको फील होता है, अवेयरनेस रहती है। तो वो जो आपको पता है कि आपका जो बॉडी पार्ट है, जो भी आपका शरीर का अंग है, उसकी अवेयरनेस रहना, उस शरीर की अवेयरनेस रहना कि भाई वो मेरा बॉडी पार्ट कहाँ है। आप अपने अकॉर्डिंग कैसे भी आप उसको बिना देखे मूव कर सकते हो, फील कर सकते हो। उसी को हम प्रोप्रायोसेप्शन कहते हैं। इसी कारण से हम इसको सिक्स्थ सेंस भी कहते हैं, क्योंकि हमें उसकी सेंस रहती है, उस बॉडी पार्ट की हमें अवेयरनेस है, और उसी को हम प्रोप्रायोसेप्शन कहते हैं। जिसको कौन कंट्रोल करता है? वो करता है हमारा सेरिबेलम एंड ब्रेन। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है स्प्लिट हाफ मेथड इज यूज्ड फॉर वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, लॉजिकल वैलिडिटी, या फिर ऑब्जेक्टिविटी। अभी आपके कुछ मेथड्स होते हैं, किसके? दैट इज यहाँ पे रिलायबिलिटी करेक्ट आंसर होगा। तो अब क्या होता है, रिलायबिलिटी के कुछ हमारे मेथड्स हैं, किस तरीके से हम उसको टेस्ट को रिलायबल बनाने के लिए या फिर चेक करने के लिए, मतलब हमारे कुछ मेथड्स होते हैं, उनसे आप चेक करते हैं कि हमारा टेस्ट रिलायबल है कि नहीं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वैलिडिटी क्या है। वैलिडिटी क्या होता है? जो हम टेस्ट मेजर करना चाहते हैं, क्या वो वही मेजर कर रहा है। जैसे आपने वेइंग मशीन बनाई, वजन नापने की मशीन बनाई, पता लगे आपने मशीन तो बनाई वजन नापने की, और वो नाप क्या रही है, हमारी हाइट नाप रही है, हाइट नाप रही है, तो वो वैलिड नहीं है। वजन के लिए बनाई है, वजन ही नापेगा, तो वो हमारा वैलिड होगा वो इंस्ट्रूमेंट। अगर टेस्ट मान लो आपने टेस्ट बनाया कि आप स्प्रिंट चेक करना चाहते हो, किसी की एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ चेक करना चाहते हो, मान लो एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, लेकिन वो मेजर क्या कर रहा है, आपकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ, तो वो आपका वैलिड नहीं होगा। फिर आता है रिलायबिलिटी। मैंने आपको ये भी वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, सब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी, ये भी आपको मैंने आज काफ़ी अच्छे से समझाया है पीछे। अब देख के आ सकते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ हर एक पार्ट देख के आइए, आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर क्लियर होते हुए चलेंगे, बिल्कुल बेसिक से।
ठीक है? तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि अगर मैं पीछे वो अगर आपको समझा दे रहा हूँ, वो ना समझाना पड़े उसके लिए और डिटेल में जितना डीप में जा सकूँ फिर आपको और डिटेल में समझाऊँ। ठीक है? तो हमारा रिलायबिलिटी बताया था उसको क्या बोलते हैं हम? कंसिस्टेंसी। अगर बार-बार वो टेस्ट हमारा सेम रिज़ल्ट दे रहा है इसका मतलब वो क टेस्ट हमारा रिलायबल है। अब इसको टेस्ट करने के लिए कुछ मेथड्स होते हैं हमारे, वो देखते हैं। ये आपका नेट में काफ़ी बार पूछता है, पीजीटी में भी पूछता है, सेट में पूछता है आपके। अब टीजीटी में भी ज़्यादा दिन लगेंगे नहीं पूछने में। हो सकता है अगले में भी आपके अब पूछ ले क्योंकि लेवल अब बढ़ चुका है, तो रेडी रहना है हमको उसके लिए भी प्रिपेयर रहना है। देखिए, सबसे पहला हमारा टेस्ट रीटेस्ट मेथड। अब टेस्ट रीटेस्ट मेथड क्या है? इसमें क्या होता है, एक ही टेस्ट को सेम ग्रुप पे एक ही टेस्ट को क्या करते हैं हम, सेम ही ग्रुप पर 2 अलग-अलग समय पर लगाया जाता है, अलग-अलग टाइम पर। मान लो कि एक फिटनेस टेस्ट है, आपने वो मंडे को लिया और फिर वो फ्राइडे को लिया, सेम ही ग्रुप पे लिया। अब उनका रिज़ल्ट अलग-अलग आ गया भाई, एक बार आपने न वज़न नाप लिया, तो उनका 50 किलो आ गया, उस दिन एवरेज मान लो या फिर एक-एक का मान लो किसी एक पर्सन का भी लें, 70 किलो आ गया। मान लो 50 मान लो और 53 इतना होता तो कुछ खाने-पीने से मान लो कुछ डिफ़रेंस आ सकता है, माइनर है। लेकिन 50 और 70 आ रहा है, तो भई अलग-अलग है तो यूँ तो है नहीं उस आदमी का तो 3-4 दिन में ही वज़न इतना बढ़ जाएगा। नहीं, इसका मतलब है वो आपका टेस्ट खराब है, वो आपकी मशीन खराब है, वो सही चीज़ मेज़र नहीं कर रही है। अगर वो सही मेज़र कर रही है, मतलब आपका रिलायबल है। तो ये एक मेथड है, टेस्ट रीटेस्ट मेथड होता है। इसके अंदर हम सेम ग्रुप को अलग-अलग टाइम पे मेज़र करते हैं और फिर उनका रिज़ल्ट कंपेयर किया जाता है कि बराबर या फिर वो सही ऑलमोस्ट सेम आ रहा है कि अप्रॉक्स सेम आ रहा है या नहीं, ठीक है? फिर है पैरेलल या फिर अल्टरनेट फॉर्म्स मेथड। अब इसमें क्या होता है, एक ही टेस्ट के हम 2 इक्विवेलेंट फॉर्म बनाते हैं। 2 इक्विवेलेंट फॉर्म बनाए जाते हैं, सेम डिफ़िकल्टी, सेम कंटेंट। जैसे मान लो हमने टेस्ट बनाए, टेस्ट 1 और टेस्ट हमने 2 टेस्ट बना दिए। साइकोलॉजी के टेस्ट बना दिए मान लो हमने, 2 साइकोलॉजी के टेस्ट और दोनों की डिफ़िकल्टी भी सेम थी, कंटेंट भी सेम था। डिफ़िकल्टी भी सेम और कंटेंट भी सेम। उन दोनों को हमने टेस्ट किसी के ऊपर अप्लाई करा, हमने चेक किया, फिर उनके हम एंड में स्कोर्स चेक करते हैं, स्कोर कंपेयर करते हैं कि वो लगभग बराबर या फिर जो मेज़र करना चाह रहे हैं वैसे ही आ रहे हैं या फिर बिल्कुल ही अलग आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं उन दोनों के। ठीक है? ये भी एक मेथड है। नेक्स्ट है स्प्लिट हाफ मेथड जो कि आपके पेपर में इसमें क्वेश्चन में अभी पूछा था। ये क्या रहता है? टेस्ट इज़ डिवाइडेड इंटू 2 हाल्फ्स, ओड इवन टाइम्स एंड द कोरिलेशन बिटवीन 2 हाल्फ्स इज मेजर्ड। अब क्या होगा? हमारा कोई टेस्ट है, मान लो 50 क्वेश्चन का हमारा एक टेस्ट है। ओड इवन मेथड से भी हम उसको चेंज कर सकते हैं, मतलब ओड इवन एक स्प्लिट हाफ में भी काफ़ी मतलब काफ़ी तरीके के सब मेथड्स होते हैं। ओड इवन क्या हो गया? मान लो आपने 1, 3, 5, 7 ऐसे लेके 49 तक आपने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट कर दिए। एक टेस्ट वो बना दिया, एक हाफ वो बना दिया, दूसरा बना दिया आपने ओड का 2, 4, 6, 8, 50 तक। ठीक है? एक हाफ ये बना दिया। अब दोनों को आपने दोनों का टेस्ट ले लिया, फिर उन दोनों का कोरिलेशन निकाला। कोरिलेशन होता है दोनों का मतलब एक चीज़ आती है हमारी स्टैट्स के अंदर हम पढ़ते हैं, अभी वो आपको समझ आएगी नहीं, थोड़ा-सा डीप है, क्रिटिकल है कॉन्सेप्ट। तो क्या होता है फिर हम उनको कोरिलेट करते हैं, अगर वो चीज़ सेम चीज़ मेज़र कर रही है, जो हम चाहते हैं, जो दोनों टेस्ट हैं, उनका रिज़ल्ट ऑलमोस्ट जो हम चाहते हैं जैसा वैसा है, तो मतलब वो हमारा टेस्ट रिलायबल होगा। ठीक है? नेक्स्ट हमारा इंटररेटर जिसको कि हम इंटर ऑब्जर्वर भी बोलते हैं। ऑब्जर्वर आ गया है मतलब कोई हमारा इस चीज़ को ऑब्जर्व करेगा। व्हेन डिफरेंट रेटर्स या फिर जजेस इवैल्यूएट द सेम परफॉर्मेंस एंड देयर स्कोर्स आर कंपेयर्ड। अब मान लो यहाँ पर एक आपको जिम्नास्टिक्स का कोई जिम्नास्टिक्स का एग्जांपल ले लीजिए, कोई इक्विपमेंट है, मान लो बार है, ठीक है? अब बार पे आपने आपका कोई अपने इक्विपमेंट या फिर आप बनाना चाह रहे हो या फिर उनके सामने प्रेज़ेंट कर रहे हो और आपके सामने 5 ऑब्ज़र्वर बैठे हुए हैं, ठीक है? ये 5 आपके सामने ऑब्ज़र्वर बैठे हुए हैं। उन्होंने आपने अपना सामने टेस्ट प्रेज़ेंट किया जो भी उनका होगा, ठीक है? अब क्या होगा, इसका कुछ पर्सपेक्टिव होगा, इसका अपना कुछ होगा, ये मतलब सब अपनी-अपनी तरफ से स्कोर प्रेज़ेंट करेंगे कि भाई इनका स्कोर अपना-अपना इन्होंने स्कोर दे दिया पाँचों ने, ठीक है? इसने अपना स्कोर दिया, इसने अपना फिर इनका स्कोर देखा जाता है, क्या इनका स्कोर सेम ही दिया है?
ये ऐसे नहीं है, हमारे एक्सपर्ट्स होते हैं, एक्सपर्ट्स रहते हैं। अगर इनका स्कोर्स मान लो इसने 1 ही दिया और इसने 10 नंबर दे दिए, इसने 4 दे दिए, अलग-अलग आए मतलब वो टेस्ट रिलायबल नहीं है, सही चीज़ मेज़र नहीं कर रहा है ना? वो सही तरीके से एक एथलीट की एबिलिटी को चेक कर नहीं कर पा रहा है, टेस्ट नहीं कर पा रहा है। अगर मान लो सेम ऑलमोस्ट 5 दिया, इनने 6 दिया, इन्होंने 5 दिया, साढ़े 5 दिया इन्होंने, तो मतलब वो रिलायबल है। आई होप आप जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो मेथड है, वो आपको समझ आया। हो सकता है एग्ज़ाम्पल थोड़ा-सा डेविएट हो जाए, ठीक है? नेक्स्ट है लास्ट वन इज़ इंटरनल कंसिस्टेंसी मेथड। कंसिस्टेंसी अमंग द आइटम्स ऑफ द सेम टेस्ट इज़ मेजर्ड। अब इसके अंदर आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, सबसे बेस्ट है क्वेश्चनएयर का एग्ज़ाम्पल। इंटरनल कंसिस्टेंसी मतलब अंदर की कंसिस्टेंसी है कि नहीं। अब क्वेश्चनएयर के अंदर मान लो आपके 20 क्वेश्चन हैं, ठीक है? आपने आपके 20 क्वेश्चन हैं, उसके अंदर आपने क्वेश्चन देखे, आपका जो क्वेश्चनएयर है वो है मोटिवेशन के ऊपर। मोटिवेशन मेज़र करना चाह रहा है एक एथलीट की, किसी भी मान लो किसी भी सिचुएशन में, वो कोई भी सिचुएशन हो सकती है, कॉम्पिटिशन सिचुएशन हो सकती है, तो उस टाइम पे वो मोटिवेशन मेज़र करना चाह रहा है। पता लगे आपका कोई क्वेश्चन 5वाँ क्वेश्चन आपका स्ट्रेस मेज़र कर रहा है, 7वाँ क्वेश्चन आपका एंग्ज़ायटी चेक कर रहा है, 10वाँ क्वेश्चन पता लगे आपका ग्रुप कोहेज़न चेक कर रहा है, तो फिर वो रिलायबल नहीं है ना, क्योंकि वो मोटिवेशन चेक करना चाह रहे हैं, पता लगे आप कहीं कुछ चेक हो रहा है, कहीं कुछ चेक हो रहा है, तो आपका कुछ और ही निकल के आएगा कुछ-कुछ डालोगे तो। ये चीज़ हमारी इसके अंदर चेक होती है। ठीक है? आई होप ये पाँचों चीज़ आपको समझ आ गई होगी, थोड़ा-सा ठीक लगा होगा, थोड़ी-सी और आपकी नॉलेज एनहांस हुई होगी। चलिए आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वन इज़ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज़ द अनदर एस्पेक्ट ऑफ। सामाजिक स्तरीकरण किसका एक अन्य पहलू है? द प्रोसेस ऑफ सोशलाइज़ेशन, द प्रोसेस ऑफ सैटिस्फैक्शन, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट या फिर द प्रोसेस ऑफ सेल्फ रियलाइज़ेशन। अब ये क्वेश्चन आपका रिसेंटली एक एग्ज़ाम से उठाया गया है। अभी आपका एक एग्ज़ाम हुआ है, सेट का किसी स्टेट का एग्ज़ाम हुआ था। सेट का है, यस, सेट का एग्ज़ाम हुआ था, तो वहाँ से क्वेश्चन लिया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन लगा तो मैंने डाल दिया। अब ये सोशलाइज़ेशन से है, अब इम्पोर्टेंट है क्योंकि सोशल स्ट्रैटिफ़िकेशन यहाँ पर बताना चाहिए। यूजुअली तो क्या होता है, हम सोशलाइज़ेशन पढ़ते नहीं क्योंकि हमें लगता है हाँ भी ईज़ी है, हम कॉमन सेंस लगा के भी कर लेंगे। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा, दैट इज़ ए, द प्रोसेस ऑफ सोशलाइज़ेशन। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि सोशल स्ट्रैटिफ़िकेशन क्या है। अब सोशल स्ट्रैटिफ़िकेशन इज़ बेसिकली क्या रहता है, सोसाइटी का एक ऐसा सिस्टम रहता है, जिसमें क्या होता है, लोग अनइक्वल लेवल में डिवाइड होते हैं, या बोलो तो कर दिए जाते हैं। हमारी सोसाइटीज़ के अंदर क्या है, अनइक्वल लेवल पे डिवाइड हो रखे हैं सब। किस-किस बेस पे, कौन-कौन से फैक्टर हैं? लाइक क्लास, जैसे हमारे अपर क्लास हैं, लोअर क्लास हैं, कास्ट हो गए। अब कास्ट आप कोई भी ले सकते हैं। ब्राह्मण हो गया, वैश्य हो गई कोई भी, मैं कोई ऐसे स्पेसिफिक बता नहीं रहा हूँ। फिर आपका स्टेटस हो गया, वेल्थ हो गया, ऑक्यूपेशन हो गया, ऑक्यूपेशन मान लो कोई डॉक्टर है, कोई एथलीट है, कोई कोच है ना? पावर हो गई, भई कोई मंत्री हो गया, किसी की भई किसी के पास ज़्यादा पावर है, किसी के पास गवर्नमेंट की पावर है, किसी के पास प्राइवेट ऑर्गनाइज़ेशन की पावर है, तो अलग-अलग सभी के पास पावर है। इस तरीके से क्या हो रखे हैं, सब डिवाइड हो रखे हैं। स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, डिवाइड होना होता है। सामाजिक स्तरीकरण एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें समाज के व्यक्तियों या समूहों का वर्ग, जाति, प्रतिष्ठा, धन, व्यवसाय या शक्ति जैसे आधारों पर क्रमबद्ध, जिसको कि ऊपर-नीचे स्तरों में बाँटा जाता है। ये यहाँ पर कह रहे हैं। तो इसीलिए जब इंसान को क्या करते हैं, समाज के अंदर सोशल रोल सिखाते हैं ना, जिसको कि हम सोशलाइज़ेशन प्रोसेस बोलते हैं, तभी उसे पता चलता है कि उसका ग्रुप और उसकी पोज़ीशन सोसाइटी में है क्या? है ना? अब मान लो कोई एथलीट है, अब एथलीट्स को ज़्यादातर पसंद रहता है एथलीट्स के साथ ही रहना, क्योंकि वहाँ पर उनको वैसा ही क्लाइमेट मिलता है, वैसा ही एनवायरनमेंट मिलता है। कोचेज़ जितना हो सके एथलीट्स के साथ रहते हैं, अपने कोचेज़ के साथ अपने थॉट शेयर करते हैं, उनकी और नॉलेज एनहांस होती है, किस तरीके से बच्चों को ट्रेनिंग दें। जो भी हो गए, डॉक्टर हो गए, इंजीनियर्स हो गए, सबको अपने-अपने, तो वो एक उनका सोशलाइज़ेशन हो गया, स्ट्रैटिफ़िकेशन हो गया, अपने आप ही वो सोसाइटी डिवाइड हो चुकी है, हो जाती है या फिर कर दी जाती है। तो यही यहाँ पर सोशल स्ट्रैटिफ़िकेशन का मतलब है, वो किसका एक अन्य पहलू है, तो वो हमारा सोशलाइज़ेशन का पहलू है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट है, व्हिच ईयर वाज़ द राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम स्टार्टेड?
राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? 1948, 53, 51, 57। अब देखिए, आप आंसर इतने बताइए, मैं यहाँ पर बता देता हूँ राजकुमारी अमृत कौर कौन थी। ये हमारी फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर थी इंडिपेंडेंट इंडिया की, फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर, जो कि टेनिस प्लेयर भी थी हमारी। क्या थी? टेनिस प्लेयर। अब क्या था, ये ज़्यादातर मतलब स्पोर्ट्स से काफ़ी डिवोटेड थी और टेनिस की प्लेयर भी, तो इन्हीं के नाम पर एक कोचिंग स्कीम रखी बनाई थी, मतलब इनके नाम पर ये रखा गया था इसका नाम, जो कि हमारी 1953-54 के अंदर स्टार्ट हुई थी, जो कि हमारी पहली स्कीम भी थी, कोचिंग स्कीम, जो कि सैंक्शन करी गई थी, तो सैंक्शनड बाय गवर्नमेंट। सैंक्शन कितने का था? अप्रोक्स 70,000 रुपीज का। ठीक है, अब इसके अंदर हुआ क्या था, एथलीट्स को या टीम्स को वन फॉरेन कोच आउट ऑफ इंडिया से, फोर इंडियन कोचेस, फोर इंडियन कोचेस दिए जाते थे ट्रेनिंग करने के लिए। ठीक है, और कौन कौन से गेम थे? कुछ गेम्स भी थे, एथलेटिक्स, हॉकी, टेनिस, क्रिकेट, टेबल टेनिस, कुछ और भी गेम्स थे, तो ये हमारे मेन थे ज़्यादातर, जो मेजर गेम्स थे इनके लिए किया गया था। ठीक है, मतलब स्टार्ट हुई थी स्टार्टिंग में ये गेम्स हमारे। चलिए आगे। नेक्स्ट है द इंडिकेटर रिलेटिंग टू क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेनिंग लोड इज नोन एज। क्या होगा बताइए? प्रशिक्षण भार की मात्रात्मक विशेषताओं से संबंधित सूचक को क्या कहा जाता है? इंटरनल लोड, एक्सटर्नल लोड, ओवरलोड या फिर फंक्शनल लोड? देखिए ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, वैसे तो हम देखें तो लोड काफी इजी कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पर घुमा के पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए इंटरनल और एक्सटर्नल लोड है क्या। एक्सटर्नल लोड सिंपल है, मैंने आपको लोड दिया, आपको मान लीजिए 35 किलो के 5 रिपीटेशन लगाने हैं, इसके स्क्वाट्स के। ठीक है, तो ये आपका क्या है, एक्सटर्नल लोड हमने दिया। फिर इंटरनल लोड क्या होगा, अब मैंने आपको लोड दिया, इसकी वजह से आपको पसीना आया, स्वेटिंग हुई, आपका हार्ट रेट बढ़ा, मतलब जो भी आपके बॉडी के अंदर चेंजेस है। हो सकता है आप पे थोड़ा सा मेंटल लोड भी आ जाए, साइकोलॉजिकल लोड भी होता है, और क्या हो सकता है हमारा, और होम्योस्टेसिस भी चेंज हो सकता है, और ऑब्वियसली होगा भी। ये चीजें कुछ चेंज आई तो इसको हम इंटरनल लोड बोलते हैं। क्या होता है एक्सटर्नल, जो कि आपका भार जो दिया जा रहा है आपको ट्रेनिंग के अंदर, जो भी आपका लोड दिया जा रहा है। और इंटरनल क्या होता है, जो आपको लोड दिया उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। सो इंटरनल लोड इज द, इस स्टेटमेंट को लिख लेना जो मैं लिखवा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, इज द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल लोड। या आपकी स्टेटमेंट उसमें पूछ सकता है सर्टेन रीजन में, या फिर स्टेटमेंट फर्स्ट सेकंड वो पूछता है ना, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, सेकंड इज रॉन्ग, वन इज रॉन्ग, सेकंड इज करेक्ट, वन टू करेक्ट, इसमें। सो इंटरनल लोड इज द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल लोड, और वो मैंने आपको बता दिया इस तरीके से। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, एक्सटर्नल लोड। यहाँ पे मैंने अब यहाँ पर क्या बोला है, क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक, जो कि मात्रात्मक विशेषता है। क्वांटिटी कहाँ दिख रही है आपको, दिख रहा है यहाँ पर 35 किलो, 5 किलो, क्वांटिटी दिख गई। अब इंटरनल लोड में तो आपकी कुछ क्वांटिटी होगी नहीं, कि भाई स्वेटिंग पसीने में तो होगा नहीं कि भाई इसका 1 लीटर पसीना बहा है भाई, है ना, हर बार तो गिनने बैठेंगे नहीं। तो जो क्वांटिटेटिव होता है वो हमारा एक्सटर्नल लोड के अंदर आता है। ठीक है, फिर एक इंपॉर्टेंट टर्म हमारी ओवरलोड, जो कि एक हमारा प्रिंसिपल ऑफ फोर्स ट्रेनिंग है, जिसके अंदर की क्या होता है, जब हम थोड़ा सा लोड बढ़ा देते हैं कैपेसिटी के बियॉन्ड, जो आपकी कैपेसिटी है उससे थोड़ा सा ज़्यादा लोड दिया जाता है, किस चीज़ के लिए, एडेप्टेशन करने के लिए। एडेप्टेशन हो ताकि आगे के आपकी और कैपेसिटी बढ़े, काबिलियत आपकी बढ़े, और ज़्यादा लोड सहने की या फिर परफॉर्म करने की।
नेक्स्ट है व्हेन द ऑक्सीजन सप्लाई टू द टिश्यू इज इनएडिक्वेट दैट कंडीशन इज नोन एज। जब ऊतक तक ऑक्सीजन की आपूर्ति अपर्याप्त होती है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? एस्फिक्सिया, एपनिया, हाइपोक्सिया या फिर डिस्पनिया। ज्यादातर कोई पता होगा क्या ये हाइपोक्सिया है, क्योंकि आजकल मोस्ट ऑफ द पेपर मैं कहूँ 90% एग्जाम्स में ये सेम क्वेश्चन उठ के आता है। काफी ट्रेंडिंग है और हो सकता है अभी भी पूछे आपके आगे के एग्जाम्स में हाइपोक्सिया के बारे में ये पूछता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे तार लगा लेना, नोट कर लेना इसको। अब देखिए कुछ और टर्म्स देखते हैं, काफी इंटरेस्टिंग टर्म्स हैं जो और दी हुई है। अब हमारा एस्फिक्सिया क्या होता है? एस्फिक्सिया बेसिकली हमारा होता है जब हमारी सांस रुक जाती है या घुटन होती है ना। आपने सुना होगा, बोलते भी हम यूजुअली अपनी लैंग्वेज में, घुटन हो रही है भाई। जैसे मान लो डूब गए, डूबते टाइम जब हम ड्रोनिंग हो जाती है, डूबना बोलते हैं ड्रोनिंग, उस टाइम पे, या फिर कोई अपना गला दबा देता है उस टाइम पे, जिसको कि चोकिंग बोलते हैं। तो उस टाइम पे हमारी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उसको हम उस कंडीशन को एस्फिक्सिया बोलते हैं। फिर एक आपने एपनिया, एक स्लीप एपनिया सुना होगा। स्लीप एपनिया क्या होता है? स्लीप एपनिया बेसिकली क्या होता है, हमारा सांस का कुछ समय के लिए रुक जाती है उस टाइम पे, खासकर नींद के अंदर। उस टाइम उसको हम स्लीप एपनिया बोलते हैं। हाइपोक्सिया मैंने आपको बता दिया। और डिस्पनिया क्या होता है? डिस्पनिया होता है हमारा जब शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग हो जाती है तो हम शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग। आपने एक टर्म सुनी, टर्म कह रहा हूँ, तुम बोलते ही हैं, हाँ भाई मैं, तू तो हाफ गया, हाफ हाफ रहा हूँ मैं। हाफना, हाफना मतलब जब हमारी सांस फूलती है ना, सांस लेने में हमको डिफिकल्टी आती है, तो हम उसको डिस्पनिया कहते हैं। ओके। और इसको हम एक और टर्म भी बोलते हैं। मान लो आपको कहीं लेबर्ड ब्रीदिंग दिख जाए, लेबर्ड ब्रीदिंग। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट है रनर्स नी इज ऑल्सो नोन एज। नीड हटा दीजिएगा, जरूरत नहीं है ये, इंजरी है। ठीक है। रनर्स नी इज ऑल्सो नोन, रनर्स नी को और किस नाम से जाना जाता है? पटेलोफेमोरल पेन सिंड्रोम, पटेलोह्यूमेरल पेन सिंड्रोम, सिन स्प्लिंट या फिर नी अर्थराइटिस। क्या होगा यहाँ पर? अब जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो होगा ए। इसको देखिए, हम देखते हैं। सबसे पहला पटेलोफेमोरल जो कि आपका करेक्ट आंसर है, कहाँ पर होता है हमारा? पटेला में। इसको हम किस नाम से भी जानते हैं? रनर्स नी के नाम से, रनर्स नी के नाम से। अब जो आपके घुटने की कटोरी बोलते हैं ना हम इसको, पटेला, तो पटेला के आसपास या फिर उसके पीछे दर्द होता है ज्यादातर, दौड़ने, सीढ़ियाँ चढ़ने, फिर स्कोट लगाते हैं ना, स्कोट्स, उस टाइम पे ज्यादा उसके कारण हो जाता है। रिपीटेटिव इंजरी रहती है, रिपीटेटिव स्ट्रेस, रिपीटेशन के कारण ज्यादा, रिपीटेटिव ही बोलते हैं, स्ट्रेस पड़ जाता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा, ये है हमारा सिन स्प्लिंट का, सिन स्प्लिंट। ये तो आप सभी ने देखा होगा, बोलते हैं भाई रोड पे दौड़ रहे तो भाई तेरे ये आगे के दर्द करेंगे, सिन दर्द करते हैं। रोड पे दौड़ने बोलते हैं ना, हार्ड सरफेस पे दौड़ने से हमारे सिन दर्द करते हैं। यूजुअली हार्ड सरफेस पे दौड़ने से होते हैं, फिर ओवर ट्रेनिंग से हो जाते हैं। जो कि हमारा टिबिया, जो हमारी टिबिया को बोलते हैं ना हम, सिन बोन, उसके ऊपर उनके किनारों पे दर्द होने लग जाता है, हमको किनारों में पेन होने लग जाता है। इसलिए इसको एक और नाम से भी जानते हैं हम। यहाँ पे क्या होगा, ये मिडल का एरिया होता है हमारा, यहाँ से बाहर जाते हैं हम लेटरल बोलते हैं। इसको एक और नाम से जानते हैं, वो लिख लीजिए सिन स्प्लिंट को, दैट इज मीडियल टिबियल स्ट्रेस सिंड्रोम। ठीक है। अब ये देख रहे हैं आप, ये क्या दिखाना चाह रहा है यहाँ पर? एक आपने देखा था ऑप्शन में नी अर्थराइटिस। अर्थराइटिस क्या होता है? आर्थोलॉजी सुना होगा आपने, आर्थोलॉजी जो कि जॉइंट्स होता है। जॉइंट्स, कहीं भी आपको आर्थ दिख जाए तो हमारा जॉइंट से रिलेटेड होता है, कार्टिलेज से रिलेटेड होता है। तो इसके अंदर क्या होता है हमारे, अर्थराइटिस, आपके पेपर में भी पूछा जा सकता है, तो इस चीज को लिख लेना, अर्थराइटिस इज अ
डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज, डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज। अब इसके अंदर क्या होता है, जो हमारी यहाँ पे नी का एग्जांपल ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर नी अर्थराइटिस है। जो नी का जो कार्टिलेज है, वहाँ पे धीरे-धीरे दर्द होने लग जाता है, स्टिफनेस आ जाती है, सूजन आ जाती है। धीरे-धीरे जो घुटने का जोड़ है वो खराब होने लग जाता है, ठीक है? और यूजुअली रनिंग के कारण या फिर कुछ ओवरलोड के कारण नहीं, ये ज़्यादातर जब हमारी उम्र हो जाती है, लोगों की उम्र हो जाती है, उसके कारण देखने को मिलता है। मिडल या फिर जो एल्डरली पीपल होते हैं, उनके अंदर, ठीक है? चलिए नेक्स्ट है, इन स्प्रिंटिंग इवेंट पहला क्वेश्चन कौन-सा था? 12th, so it is 13th। क्या पूछ रहा है, इन स्प्रिंटिंग इवेंट कॉम्पिटिशन एन एथलीट हैज टेकन 65 सेकंड्स। इसको हिंदी में पढ़ते हैं, यहाँ पर ज़्यादा आसानी होगी। आपको पता होना चाहिए कि चीज़ भी टाइम बचाने के लिए कि हमको कौन सा क्वेश्चन हिंदी में पढ़ना है, कौन सा इंग्लिश। जो स्टेटमेंट होती हैं, आपको जिसमें भी क्वांटिटीज आ जाए, वो ज़्यादातर जितना आप उसको हिंदी में पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपका टाइम बचेगा और उतना जल्दी समझ भी आएगा। जैसे जब हम कॉमन पेपर देते हैं, जो हमारे डायरेक्शंस के क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्शंस वाले, आपको जनरल पर्पस के लिए बता रहा हूँ, एग्जाम के लिए, एग्जाम पर्पस के डायरेक्शंस के क्वेश्चन होते हैं, वो हमेशा हिंदी में अटेम्प्ट किया करो। ज़्यादा आसानी होती है हम उनको समझने में। जो हमारे ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं, ब्लड रिलेशन वाले, उनको भी हमेशा हिंदी में ही अटेम्प्ट किया करो। हिंदी में ही लिख देता हूँ, बता तो इंग्लिश, हिंदी में बोल के इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, ठीक है? तो देखिए, स्प्रिंटिंग प्रतियोगिता में यदि किसी एथलीट ने 200 मीटर दूरी, कितनी, 200 मीटर दूरी पूरी करने में कितने सेकंड्स लगाए, 65 सेकंड्स लगाए, तो अभ्यास के लिए 80% लोड कितना होगा? हमें 80% लोड का निकालना है, कितना होगा? अब देखिए, सबसे पहली चीज, 65 सेकंड्स है 200 मीटर के लिए, उसको कितने लग रहे हैं, 65 सेकंड 200 मीटर। अब इसका मतलब है यहाँ पे 80% निकालना है। 65% उसका क्या है, समझिएगा, उसका 100% है ना। यहाँ पे क्या कह रहा है, कंपटीशन के अंदर तो अपना वो 100% ही बन करेगा ना, 100% लगाएगा जितना हो सकता है अपने पूरे एफर्ट से। तो 100% एफर्ट उसने लगाया, तो उसमें उसका 65% निकला, 65 सेकंड निकले। यहाँ पे हमको 80% निकालना है। ये 100 था, 65 सेकंड, 65 सेकंड का 100% कितना हुआ, 65 ही हुआ ना। तो 65 का हम यहाँ पर 80% निकालेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। और अगर परसेंटेज हमेशा कहीं भी है तो उसके डिवाइड में 100 लग जाता है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा जो मैंने समझाने की कोशिश करी। तो यहाँ पर हम 65 इंटू 0.8 निकाल देंगे, हमारा करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर, वो होगा आपका ए, दैट इज 52 सेकेंड्स। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट है 14th। क्या पूछ रहा है, अकरिंग ऑफ प्लेट्यू इन लर्निंग में प्लेट्यू का आना किस प्रकार की प्रक्रिया है? नेचुरल प्रोसेस, अननेचुरल प्रोसेस, डाउटफुल प्रोसेस या फिर स्मूथ प्रोसेस? अब देखिए, आप कोई भी ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है? तो मान लीजिए आपका परफॉर्मेंस ऐसे जा रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है टाइम के साथ। फिर एक टाइम पे आपके क्या होता है, परफॉर्मेंस रुक जाती है या फिर इम्प्रूवमेंट थोड़ी कम होने लग जाती है। अब ये ऐसा नहीं है कि मान लो ये सभी स्पोर्ट्स पर्सन ने फेस किया होगा, और ये हम सभी को पता है कि ये सिर्फ हमारे साथ ही नहीं होता। जितने बड़े-बड़े इंटरनेशनल लेवल एथलीट्स भी हैं, जो कि जैसे धुरंधर भी रहे हैं बड़े-बड़े, उनके साथ भी ये चीज़ होती है। तो जब ये फेज़ आता है हमारा, इसको हम बोलते हैं प्लेट्यू। एक रोकथाम, एक रोक आ जाती है एक परफॉर्मेंस के अंदर, और ये एक नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि सभी के अंदर आता है, सभी की ट्रेनिंग के अंदर आता है। यूँ तो है नहीं कि परफ़ॉर्मेंस बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। कहाँ तक ही बढ़ जाएगा, भगवान तक थोड़ी जाओगे। एक टाइम पे आके रुकता है ना, ट्रेनिंग के दौरान भी। और यहीं पे ये जो पीरियड होता है, यहाँ पे ही हम, या फिर यहाँ तक हम चाहते हैं कि ये हमारा पीक टाइम हो। पीक परफ़ॉर्मेंस हमारी यहाँ पर है, जो कि कॉम्पिटिशन के टाइम पे, ठीक है? पीरियडाइज़ेशन के अंदर ये हम चीज़ पढ़ते हैं। तो जो हमारा प्लेटो एक नेचुरल प्रोसेस है, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। मैंने आपको बता दिया क्योंकि ये नेचुरल चीज़ है, प्लेटो सबके ट्रेनिंग के अंदर
ये जो लर्निंग भी है, सीख रहे हैं हम, तो उस टाइम पे हमारे आती है ये चीज़। ओके, तो बिल्कुल नेचुरल है, हमारा नॉर्मल स्टेज रहता है। सो लास्ट वन क्या पूछ रहा है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। यहाँ पे आपको बताना है कौन सी जो यहाँ पर है स्टेटमेंट्स है सारी, इनमें से कौन सी इनकरेक्ट है, करेक्टली इनकरेक्टली मैच्ड है। और इसका आंसर सभी कमेंट में बताएंगे। आई होप आपको क्वेश्चंस ठीक लगे होंगे, जैसे मैं समझा रहा हूँ आपको समझ आ रहा होगा, और आप फीडबैक दे सकते हैं। अभी तक मेरे को पॉजिटिव फीडबैक मिल रही है, तो अच्छा लग रहा है, मेरे को भी मोटिवेशन मिल रही है आगे और ये सीरीज़ को कंटिन्यू करने की। और कंटिन्यू चलेगी सीरीज़, उसकी टेंशन लेने की दिक्कत नहीं है। बस कमेंट्स आते हैं, देखता हूँ, मैसेज भी आते हैं, फ़ोन भी आ जाते हैं कई बार। तो एक तो फ़ोन आ गया कि सर जी जल्दी मतलब डेली लेके आया करो, कम से कम 20-30 तो लेके आओ। और मैंने बार-बार बता दिया है इस चीज़ का कि टाइम लग रहा है, क्योंकि मैं क्वेश्चंस को बना भी रहा हूँ पैटर्न देख के। यूँ नहीं है कि सीधा उठाया और मैं आपके सामने ले आया। थोड़ा-सा मैं एक्सप्लेनेशन भी कर रहा हूँ, मैं खुद भी पढ़ रहा हूँ। अगर कहीं पे मेरे को कोई मेरे में नॉलेज में अगर गैप है, तो मेरे को अगर नहीं पता है, तो फिर मैं पढ़ रहा हूँ, उसको फिर लेके आ रहा हूँ आपके सामने। जो पता है चीज़ें, दैट इज़ वेल एंड नोन। ओके। और भाई, और आपकी यूपी के लिए भी कोर्स चालू कर दिया है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। जल्दी आपके लिए अगला पार्ट भी उसका आ जाएगा। ठीक है? तो ठीक है, ये थे हमारे आज के कुछ सिलेक्टेड एमसीक्यूज़। वो अच्छे लगे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई, तो लाइक करना मत भूलना। और आप अगर चैनल पे नए हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको आगे की अपडेट भी मिलती रहे। ताकि आपको अगली क्लास की नोटिफ़िकेशन तुरंत मिल जाए। अगर कोई सवाल आपको टफ़ लगे या फिर कोई भी और टॉपिक पे एमसीक्यू चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, लिख देना। पढ़ेंगे, समझेंगे और मिल के क्रैक करेंगे एग्ज़ाम को। मिलते हैं अगले एमसीक्यू चैलेंज में, तब तक के लिए जय हिंद। फिज़िकल एजुकेशन ज़िंदाबाद।